सोच के देखिए, एक तूफानी रात, चारों तरफ घना अंधेरा और आप एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर अकेले हैं। आज की हमारी कहानी बस यहीं से शुरू होती है। हमारी कहानी का हीरो है रघु, जो साइकिल से कुसुमपुर जाने की जल्दी में है। लेकिन जैसे ही वो तेजी से पेडल मारता है, उसकी नजर ऊपर राख के रंग के आसमान पर पड़ती है, जो बहुत तेजी से काले बादलों से घिर रहा था। और हवा हवा एकदम से थम सी गई थी। जानते हैं ना, किसी बड़े तूफान के आने से पहले वाली खामोशी, बिल्कुल वैसी। और फिर वही होता है जिसका डर था। तूफान पूरी ताकत से टूट पड़ता है। बिजली ऐसी कड़कती है कि कान सुन हो जाएं, और साथ में मूसलाधार बारिश। सामने का रास्ता तो जैसे पानी के सैलाब में गायब ही हो गया था। एक पेड़ के नीचे छिपा हुआ, भीगा और डरा हुआ रघु बस प्रार्थना कर सकता था, हे भगवान, इस तूफान को रोक दो, मेरी रक्षा करो। थोड़ी देर में बारिश तो थम गई, लेकिन अब कीचड़ से भरी सड़क पर साइकिल चलाना नामुमकिन था। तो अब सीन ये है, एक सुनसान सड़क, एक थमा हुआ तूफान और हमारा रघु जो बीच रास्ते में फंस चुका है। और तभी अंधेरे में से एक अजनबी उसकी मदद के लिए सामने आता है। रघु, जो अब तक पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था, रतन नाम के एक आदमी से मिलता है। रतन उसे बताता है कि पास में ही उसकी चाय की दुकान है और वो वहां रात गुजार सकता है। रघु उसके पीछे पीछे चल देता है, पर तभी उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती है। हवा की नमी में घुली हुई किसी जली हुई चीज की एक हल्की दबी दबी सी महक। और यही वो पहला इशारा था कि कुछ तो गड़बड़ है। रतन की झोपड़ी तक वो पहुंच तो जाते हैं। देखने में तो एक आम सी चाय की दुकान लगती है, लेकिन अंदर कदम रखते ही रघु को बेचैन कर देने वाले अजीब अजीब संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। सोचिए, बाहर तूफान फिर से जोर पकड़ रहा है, हवा सनसना रही है, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक हरिकेन लैंप की लौ बिल्कुल स्थिर है, जरा भी नहीं हिल रही। ये इतना अजीब था कि रघु को महसूस होने लगा जैसे वो किसी जाल में फंस गया हो। रघु हैरान होकर रतन से पूछ ही लेता है कि इतनी सुनसान जगह पर चाय पीने आता कौन है, और रतन का जवाब रहस्य को और भी गहरा कर देता है। वो धीमी आवाज में कहता है, अब जैसे कोई कोई आ जाता है। ये सुनकर रघु के अंदर एक सिहरन सी दौड़ जाती है। और फिर एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एक औरत, जिसका नाम झूमर बताया जाता है, पायल की धीमी झंझनाहट के साथ पान लेकर आती है, लेकिन उसके आते ही हवा में कच्चे खून की एक तीखी गंध फैल जाती है। और इससे पहले कि रघु कुछ समझ पाता, हवा के एक झोंके से झूमर की ओढ़नी सरक जाती है और रघु उसके गले पर खून की एक पतली गहरी लकीर देखता है। और फिर पलक झपकते ही वो औरत गायब हो जाती है। रात को रघु को एक भयानक सपना आता है। वो चीख कर उठता है और देखता है कि झोपड़ी की छत से कोई गले में रस्सी डाले झूल रहा है। उसकी तो सांसें ही अटक जाती हैं, लेकिन जैसे ही रतन उसे संभालने आता है, वो भयानक साया गायब हो जाता है। रतन बड़े आराम से कहता है, कुछ नहीं है बाबूजी, कोई बुरा सपना देख लिया होगा आपने। अब रात तो काटनी थी, तो रतन रघु को एक कहानी सुनाने का फैसला करता है। एक ऐसी कहानी जो ठीक 3 साल पहले इसी जगह पर घटी थी। ये कहानी थी धोखे और खून की। एक चाय वाले में एक खूबसूरत औरत से शादी की, लेकिन एक ग्राहक शंकर का उसकी पत्नी के साथ चक्कर शुरू हो गया। एक तूफानी दोपहर पति घर जल्दी लौट आया और दोनों को साथ देख लिया। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने पहले अपनी पत्नी को एक तेज धार हथियार से मार डाला और फिर शंकर को छत से लटकाकर फांसी दे दी। और अंत में उसने झोपड़ी में आग लगा दी और अपनी पत्नी के शव के साथ जलकर मर गया। कहानी सुनकर रघु तो जैसे किसी गहरे सदमे में चला गया था। सुबह होने पर उसे बड़ी राहत महसूस हुई कि चलो, ये भयानक रात आखिरकार खत्म हो गई। रघु जल्दी जल्दी तैयार होकर वहां से निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसे याद आता है, अरे, वो पैसों से भरा अपना बैग तो झोपड़ी में ही भूल आया है। वो फौरन साइकिल घुमाकर वापस उसी जगह लौटता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो झोपड़ी कहाँ गई? वहां कोई चाय की दुकान नहीं थी, वहां तो सिर्फ एक जली हुई झोपड़ी का ढांचा खड़ा था। तब रघु को एहसास होता है कि उसने पूरी रात एक खंडहर में बिताई थी, उसी कहानी वाली झोपड़ी के खंडहर में। और ठीक तभी उसे अपने पीछे से एक धीमी सरसराती हुई आवाज सुनाई देती है।
कोई उसका खोया हुआ बैग पकड़े हुए कह रहा था, आप शायद ये ढूंढ रहे हैं। रघु तेजी से पलटता है। हवा का एक तेज झोंका आता है और उस औरत की ओढ़नी हट जाती है। ये वही सड़ी हुई तीखी गंध थी और रघु की आंखों के ठीक सामने झूमर का भयानक खून से सना सड़ता हुआ चेहरा था। इस खौफनाक मंजर को देखकर रघु की चीख उसके गले में ही घुट जाती है और वो वहीं सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई अजनबी तूफान में मदद की पेशकश करता है तो क्या वो एक पनाहगाह होती है या फिर एक जाल?